नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मैं खास टॉपिक पे बात करना चाहता हूं आप सबों के बीच में। जी हां, आप सब जानते हैं, आप ताज़ा खबर से बिल्कुल बेखबर नहीं होंगे। यह खबर सबके कानों तक पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव हुआ है और 4 राज्यों में से 3 राज्यों पे बीजेपी जो है कि जीत हासिल की है। और इस जीत के वजह से मात्र भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जो है कि बहुत ज़्यादा चर्चा बना हुआ है कि आखिर एक तरफा फैसला कैसे हो सकता है। 4 राज्यों में चुनाव हुआ और आप सब नतीजा बिल्कुल सामने आपके देखने को मिला। कांग्रेस जो है कि मात्र एक राज्य तेलंगाना में आई और 3 जगह पे जो है कि बीजेपी का राज हुआ। और वह बीजेपी जहां वह सरकार नहीं चलाई थी वहां भी सरकार बना करके दिखा दी। और यही नहीं, तीनों राज्यों में जब वो अपनी सरकार बनाई तो पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब बात तो यहाँ तक सीमित रह जाता है सरकार बनाने की, लेकिन अब नया बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि बहुजन समाज के लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, अपना एक एक पैसा जोड़ करके अपने संगठन को, अपने पार्टी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे में यह सोच करके मन काफी घबरा रहा है कि बहुजनों की राजनीति कहाँ चली गई, आखिर क्या हुआ, कौन सी ऐसी दुविधा आन पड़ी जिस वजह से बहुजनों का कोई सीट नहीं निकल पाया। मात्र 2 सीट निकला है बहुजन समाज पार्टी का, और वो सीट राजस्थान में निकला है। राजस्थान की वह स्थिति जो 1 साल से आप नज़दीक, आप लगातार न्यूज़ चैनल से जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे, इस 1 साल के अंदर जो जो घटनाएं हुई थीं वो रूह कँपा देने वाली थी। लेकिन फिर भी राजस्थान में भाजपा जैसी सरकार लोगों ने चुना है कि ईवीएम ने चुना है, इस बात पे अब शंका होने लगा है। बहन कुमारी मायावती इसी बीच ट्वीट करके कहती हैं कि जिस तरह से एक तरफा फैसला आया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिस तरह से एक तरफा चुनाव जीती है भाजपा, उस तरह से लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। अब लोगों को दिक्कत समझ में आने लगी है। खैर, हम दिक्कत की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बहुजन राजनीति की। क्या बहुजन राजनीति तेल लेने चली गई? आखिर क्या हुआ? जो लोग दावा किया करते थे कि मेरा राजस्थान में सरकार बनेगा, हमारा बहुमत का सरकार बनेगा, वो लोग हवा में उड़ गए। अपना जमानत तक जब्त करा लिए हैं। उन्हें उनके बूथ पे उतना वोट नहीं मिल पाया है जितना वो आशा लगा करके बैठे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये काफी सोचनीय विषय है। और आप एग्जिट पोल देखते होंगे, जितने सारे बहुजन यूट्यूबर्स हैं, बहुजन चैनल चलाने वाले, न्यूज चैनल चलाने वाले लोग हैं, वो सभी लोग लगातार एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि इस राज्य में बहुजनों की सरकार बनेगी, इस राज्य में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इस राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहुजनों का जो है कि आप हाल ही में देखे होंगे तो आपको बहन कुमारी मायावती जी के पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो है कि तेलंगाना में यह सुनने को मिल रहा था कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, वहाँ के RS प्रवीण जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह के दावे किए गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह दावा फेल हो गया। यहाँ तक कि RS प्रवीण खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, वो भी चुनाव हार गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस बीच यह बात साफ तौर पे जाहिर होती है कि बहुजनों की राजनीति अभी बहुत पीछे है, मनुवादियों की राजनीति बहुत आगे जा चुकी है। वो अपनी राजनीति को बहुत बेखूबी तरीके से करते हुए आज 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाए। चौथा राज्य जो आप तेलंगाना देख रहे हैं, वहाँ भी कांग्रेस का सरकार बना। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस बड़े से हार का जिम्मेदार कौन है? क्या वो पार्टी वाले लोग या इस समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, जो अपना एक एक वोट ईमानदारी से इन पार्टियों को दिया करते हैं? आप इस बड़े से हार का ढीकरा किसके ऊपर फोड़िएगा? क्या आम जनता के ऊपर या बड़े राजनेताओं के ऊपर? ये एक बड़ा सवाल है।
यह सवाल आपके मन को भी छू जाएगा। आपको पता होगा, आप मिशनरी होंगे या कोर वोटर होंगे किसी भी पार्टी का, तो हमें बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि आप अपने पार्टी के अलावा और किसी को आप चुने होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? यह ठीकरा मेरे हिसाब से मात्र ईवीएम के बहाने बना करके उस पे फोड़ना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे राजनेता ये हैं जो अपनी गंदी राजनीतियों को छुपाने के लिए ईवीएम का सहारा लेते हैं कि ईवीएम हैक करके जो है कि चुनाव अन्य पार्टी के लोग जीत गए। यह बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है। बहुजन समाज के किसी भी पार्टी के द्वारा यह बात कहना बिल्कुल अनुचित है। इस बात को मैं साधारण तौर पे आपको बताना चाहूँगा। आप किसी भी बाजार में खड़े हो जाएं, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, कोई भी चौराहा हो, आप वहाँ पे खड़े हो जाएं और खड़ा हो करके आप सामने से गुजरने वाली भीड़ को देखें और एक बार उस भीड़ के हर एक चेहरे को देखें, क्या वो वोटर आपका है? शायद उसमें वहाँ 100 आदमी गुजरेंगे तो उसमें आपको 2-4 वोटर आपके दिखाई देंगे। बाकी 96 वोटर्स जो हैं, 90 वोटर्स जो हैं, 96 वोटर्स जो हैं, वो अन्य पार्टियों के दिखाई देंगे। रीजन ये है कि सामाजिक काम नहीं हो पा रहा है। हमारा बहुजन समाज सत्ता में तभी आ पाएगा जब हमारे बहुजन समाज के लोग जागृत होंगे। 85 के लोग कहे जाते हैं, लेकिन क्या 85 के लोग जागे हुए हैं? नहीं। अगर 85 के लोग जगे हुए होते तो मनुवादियों की सरकार नहीं बनती, और वो जीतते तो बहुमत में नहीं जीतते। कहीं ना कहीं हमारी राजनीति फेल हो रही है इस वजह से, क्योंकि 85 के लोग जगे हुए नहीं हैं। और यही पार्टी के लोग जो आज चुनाव मैदान में खड़े होकर चुनाव लड़ने के लिए उतर जाते हैं, ये जगाने नहीं आते हैं। ये उन्हीं लोगों के बीच जाते हैं जो पहले से जगे हुए हैं। इस बात को मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूं। इस चुनाव परिणाम को देख करके सबका दिमाग हिल चुका है। आपको यह पता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का यह पहला चुनाव एग्जिट पोल होता है। इस चुनाव में जिसकी सरकार बनती है उसी की सरकार प्रधानमंत्री की बनती है। आप इस बात को बखूबी जानते हैं। और जिस तरह से बीजेपी इन 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है, उस तरह से साफ तौर पे दिख रहा है कि 2024 में उनकी सीट पक्की है। इस काले सच से हम ईवीएम का बहाना दे करके नहीं बच सकते हैं। रीजन ये है कि राजनीति गंदी हो रही है, मेहनत नहीं किया जा रहा है। बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति समाज को जागरूक करने के लिए चंदा देता है, दान देता है और दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर के समाज कहीं ना कहीं जग रहा है। लेकिन ये पार्टी वाले जो लोग हैं वो नहीं सुधर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी सरकार बना लेंगे। अकेले अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। क्या ऐसे में उनकी सरकार बन पाएगी? ये आप सवाल करिए अपने मन से। और यह ढीकरा जो ईवीएम पे ये लोग फोड़ते हैं, बड़े राजनेता, ईवीएम पे नहीं फोड़ना चाहिए। हम जनता को यह ढीकरा उनके ऊपर फोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बड़े राजनेता जो हैं एक साथ नहीं आ रहे हैं। अलग अलग चुनाव चिन्ह लेकर के अलग अलग चौक चौराहे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग उनका चुनाव चिन्ह है, लोग बंटते जा रहे हैं। ऐसे में कैसे उनकी सरकार बनेगी जब तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे? दूसरे को कैडर सिखाने की बात करते हैं। सबसे पहले तो इन राजनेताओं को ही कैडर पढ़ाना चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब का वो बात आपको याद होगा, जब मान्यवर कांशीराम कहा करते थे कि मैं कैडर को आला दिन का चिराग मानता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब इस बात को क्यों कहा करते थे? वो जानते थे कि जो कैडर, वास्तविक कैडर होता है, वो समाज की भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, निजी सोच कभी नहीं रखेगा। और आज के राजनेता ऐसे नहीं हैं, वो निजी सोच के साथ जी रहे हैं। पहचानना होगा चमचा कौन है, आप पहचानिएगा, अन्यथा हमारे समाज के लोग ऐसे ही मारे जाएंगे
जैसे हर दिन आप न्यूज में सुनते हैं कि इस दलित के साथ ये हो गया, इस दलित के बेटी के साथ रेप हो गया, बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, ऐसे तमाम घटनाएं आप देखते रहेंगे, चुप होकर के बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप शासन और सत्ता में नहीं हैं। आपको ये बातें सुनकर के ताज्जुब लगेंगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम रोना नहीं रोएंगे इस बात का कि हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, हम कहीं सरकार में नहीं हैं, लेकिन इस बात को जरूर हम समझाना चाहेंगे कि जो नेता आपके यहाँ आता है, यह कहता है कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हमें वोट दीजिए, उनसे एक बार पूछो कि आप कितने ओबीसी को जोड़े हो, आप कितने माइनॉरिटी को जोड़े हो। आप उनसे एक बार सवाल करिए, और जब सवाल का जवाब ना में मिले तो आप सीधा कहिए कि तुम चुनाव मत लड़ो, पहले तुम समाज को जागरूक करने का काम करो। इस लोकसभा चुनाव 2024 का आपको क्या लग रहा है कि सफलता मिलेगी? ऐसा नहीं होने जा रहा है, सफलता नहीं मिलेगी। एग्जिट पोल आपके सामने है। साफ तौर पे अगर बहुजन समाज को राजनीति में वापसी करनी है तो चुनाव लड़ना छोड़ करके तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने तन मन धन के साथ चुनाव नहीं लड़े और समाज को जागरूक करने के लिए निकले, और अपने कोर वोटर्स के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को जागरूक करें, उनको उनके इतिहास को बताएं, उन्हें उनके महापुरुषों के बारे में बताएं और उन्हें जोड़ने का काम करें। अगर हमारा तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर ऐसी करती हैं तो शायद हम कहीं शासन सत्ता में आने के काबिल हो सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही हम मारे जाएंगे, हमारे समाज के लोग मारे जाएंगे। तमाम उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम पूरे भारत भर में जहाँ कहीं भी हम लोग सुनते हैं कि हमारे समाज के साथ ऐसा हुआ, हम उनकी खबरों को लेकर के आते हैं, हमारी रूह तक कांप जाती है। तमाम बहुजन पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहे हैं समाज के लिए, उन्हें डर बना रहता है कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो किससे सुरक्षा मांगेंगे? उनको कोई धमकी देगा तो किससे शिकायत करेंगे? क्या उस मनुवादी से जाकर के वो शिकायत करेंगे जो मनुवादी शासन सत्ता में बैठा है और उसी का आदमी उसे धमकी दे रहा है? कोई फायदा नहीं होगा। आप इन खबरों को सुन करके जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में आप उल्टा सीधा लिखेंगे, हमें पता है, लेकिन आप लिखें इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। जिन राजनेताओं को हम बहुत बेहतर समझते हैं, वो राजनेता हमें बेहतर नहीं समझ रहे हैं, हमारे कल को बेहतर नहीं समझ रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को बांटते जा रहे हैं। चाहे मेश्राम साहब हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हों, तमाम बड़े नेता और नेताओं के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, तमाम वो, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मुलायम यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, चाहे बिहार के तेजस्वी यादव जी हों, नीतीश कुमार हो, तमाम बैकवर्ड समाज के नेता, किसी को मैं नहीं छोड़ रहा हूं। 85 के लोग, बहुजन समाज के जितने भी सारे नेता हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो बने रहिए आप ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ, और अपनी राय इस कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे, गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहां भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहां हम जाएंगे और उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।